Okay, okay, welcome back again. Okay, so today I'm gonna continue from the lecture number 20. So last time, okay, I completed chapter 19, and we were covering the business planning. Yes, business planning. Just a second. Let me go through it. Yes. So last time we were covering planning a business message. Okay, और उसमें जो हम कवर कर रहे थे, तो पहला पॉइंट हमने कवर किया था बेटा, जो हमने पहला पॉइंट कवर किया था वो ऑब्जेक्टिव का कवर किया था। सेकंड पॉइंट हमने ऑडियंस का कवर किया था। जो थर्ड पॉइंट हमने स्ट्रक्चरिंग का कवर किया था। जो हम आज हमने जो पॉइंट कवर करना है, दैट्स अ स्टाइल। ओके जी, सो लेट मी फर्स्ट राइट, वी वर एट चैप्टर नंबर 2, ओके, लेक्चर नंबर 20। ठीक है जी बेटा। ओके, सो आज हमारा लेक्चर बेटा कौन सा है? 20th लेक्चर। ओके, सो मैं जो कंटिन्यू करने वाला हूँ बेटा, वो मैं करने वाला हूँ स्टाइल से। Okay, so before I covered 3 topics. The first topic that I covered was objective, then I covered the audience, then I covered the structuring, and today I'm gonna cover the style. Okay ji, so so be with me beta, be with me. I will go through word by word as always I used to go. Okay, the communication style can be described as using the right words in the right order to achieve your message objective. Okay, using the right word in the right order. बेटा स्टाइल में होता ये है, बेटा एक बात याद रखना, स्टाइल में होता ये है कि हमने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं सिचुएशन के हिसाब से पहले तो वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और वर्ड्स को इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वर्ड्स को कन्वे कैसे करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, मैसेज का डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज का लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज का बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको किस तरह से डिलीवर करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो स्टाइल में जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन चीज है कि आप उसको डिलीवर किस तरह से कर रहे हो। आर यू विद मी बेटा? आर यू विद मी? ओके, जिस तरह से मैंने आपको पहले या सेकंड लेक्चर में आपको मैंने एक शेर सुनाया था। ओके, लेट मी रिमाइंड दैट शेर। यस, ओके, शेर इस तरह से था, उदासी तुम पे छाएगी। अब देखो, आपने अब डिफरेंशिएट करना है, मैसेज इज सेम, वर्ड्स आर सेम, लेकिन अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि फ़र्क किस चीज़ में पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, यस, ओके, उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नज़रअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। दर्द हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैसेज शेर तो अच्छा है, ओके, लेकिन उसमें वो बात नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो स्पार्क रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंड? अब इसी को बेटा मैं अगर थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट दूं, अब देखो, उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नज़रअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। दर्द हुआ, अभी भी वो बात नहीं हुई। अब मैं आपको थर्ड फेज में लेके जा रहा हूं। ठीक है, अब थर्ड फेज में क्या है जी? अब देखो, उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नज़रअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। अब वाकई आपको थोड़ा बहुत पेन फील हुआ होगा, क्योंकि अब इसमें स्टाइल का फ्लेवर ऐड हो गया। आई विद मी? ओके, हर चीज में जब तक स्टाइल का फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे, उस चीज का मजा दोबारा नहीं होगा। तो उस चीज के टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए कम्युनिकेशन, मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में जो सबसे जो स्वीटनेस है और सबसे बिटरनेस है, वो वर्ड्स के अंदर है। क्योंकि ये दिल ही है कि जो ये वर्ड्स ही होते हैं कि जो इंसान को यहां से यहां पे ले जाते हैं और यहां से यहां पे ले आते हैं। आर यू विद मी? ओके, तो ये जो अखलाक है, जो किरदार है, सबके पास ही वही वर्ड्स होते हैं, सबके पास ऑलमोस्ट वही मैसेजेस होते हैं। ओके, लेकिन कोई शख्स अखलाक की उन बुलंदियों पे पहुंच जाता है, और कोई जो है वो तनज़्ज़ुली की उन 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 तह में पहुंच जाता है। ओके, तो इसकी जो मेन वजूहात है वो बेटा क्या है?
मेन वजह क्या है? क्योंकि वो स्टाइल की एडिशन है या स्टाइल का ना अच्छा होना है, ठीक है। अगर आप अपने मैसेज को अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपने लेटर को अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपनी रिपोर्ट को अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपने मैसेज के अंदर स्टाइल की एडिशन करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट एबल टू add the good flavor of style, so your message will be a boring message. Are you with me? Okay, your message will not be as attractive as it's supposed to be. ठीक है, जो जो ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, जिस तरह से आई गिव यू एग्जांपल कि मक्खियां बेटा कहाँ पे आती हैं? शहद पे आती हैं, ऐसी है ना? ओके ओके, बिटरनेस पे नहीं आएंगी। So, जब इंसान की जबान मीठी होती है तो लोग उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब उसका मैसेज अच्छे वे में डिलीवर हो रहा होता है तो लोग उसके मैसेज को गो थ्रू करना चाहते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ स्टाइल, ठीक है। और आपको मैंने पहले बताया था कि स्ट्रक्चरिंग सिर्फ मैटर करती है, वो 7% मैटर करती है, 93% इज योर स्टाइल। अब मैं आपसे डिलीवर कर रहा हूं, आपके सामने कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरा मैसेज जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है दैट इज जस्ट 7%। हाउ आई एम डिलीवरिंग द मैसेज, ठीक है, मैं आपको किस लहजे में डिलीवर कर रहा हूं, मेरी ड्रेसिंग क्या है, मेरी आपको जेस्चर्स किस तरह के दे रहा हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह से आ रहे हैं, मेरी हैंड मूवमेंट किस तरह से हो रही है, दैट कॉन्स्टिट्यूट 93%। आर यू विद मी? ओके, सो दिस इज, लेट मी गो थ्रू इट जी। सो कम्युनिकेशन स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब एज यूजिंग द राइट वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू अचीव योर मैसेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। राइट ऑर्डर में, ओके, राइट ऑर्डर में मैसेजेस का डिलीवर करना, राइट ऑर्डर में मैसेजेस का मतलब राइट स्टाइल में डिलीवर करना इज कॉल्ड अ स्टाइल, ठीक है। आगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाइल इंक्लूड, बेटा 5 कंपोनेंट्स हैं लेकिन यहां पे 3 कंपोनेंट्स गिवन है, ओके जी। द फर्स्ट इज टोन, या ये डिटेल में आगे गिवन है। टोन बेटा क्या है कि हम किस लहजे में बात करते हैं, वही आपकी जो पारा लैंग्वेज होती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द टोन, द ओवरऑल इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड। द सेकेंड इज वोकैबुलरी एंड सिंटेक्स, आप किस तरह से वर्ड्स को मिला के कौन से वर्ड्स की कॉम्बिनेशन करते हो कि मैसेज हमारा बड़े अच्छे वे में डिलीवर होता है। द फ्रेजेस एंड वर्ड्स एक्चुअली यूज प्लस द टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग यूज, ठीक है जी। तीसरा है इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, चौथा ह्यूमर एंड पांचवा परसुएशन। अच्छा बेटा यहां पे सिर्फ 3 गिवन है। पहला कौन सा गिवन है? टोन। दूसरा कौन सा? वोकैबुलरी एंड सिंटेक्स। तीसरा इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। अगर हम देखें तो ये 3 बुलेट पॉइंट्स तो आपके उसके पेश उस पे नेक्स्ट पेज पे जो आपका आ रहा है, ह्यूमर भी आ रहा है और परसुएशन भी आ रहा है, तो काइंडली इसमें आप 5 बुलेट पॉइंट ऐड कर लो। इस कंपोनेंट में आप 5 बुलेट पॉइंट ऐड कर लो। पहला कौन सा बेटा? टोन का। दूसरा वोकैबुलरी एंड सिंटेक्स का। तीसरा जो है वो इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। चौथा ह्यूमर एंड पांचवा परसुएशन। अंडरस्टैंड? Okay जी, so tone, okay, so I'm gonna go through the first point, please with me, okay। आप किस लहजे में बात करते हो that is more important, are you with me? आप किस लहजे में, वो सारे यहाँ पे लहजे की बात होगी। consciously aim for a warm and friendly but simultaneously firm and honest tone, ठीक है जी। ओके आपकी जो टोन हो वो फ्रेंडली भी हो, ओके, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी हो, उससे ऑनेस्टी झलकती हो, मतलब फील होता हो कि आप जो बात कर रहे हो वो दिल से बात कर रहे हो, आप बात सही कर रहे हो, जेन्युइन बात कर रहे हो, लड़खड़ा के बात नहीं कर रहे हो, उसमें वजन है, आपकी बात में वजन होना चाहिए। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड इज एक्सप्रेस आइडियाज पॉजिटिवली रादर नेगेटिवली। अब आपने जो भी आपने बात करनी है, जिस टोन में बात करनी है, ट्राई टू हैव योर टोन इन अ पॉजिटिव वे। कुछ लोग होते हैं कि पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनका प्रॉब्लम नहीं, उस मैसेज का प्रॉब्लम नहीं होता, उनकी टोन का प्रॉब्लम होता है कि होता तो मैसेज पॉजिटिव ही है लेकिन फील ऐसे हो रहा होता है कि दिस मैसेज इज नेगेटिव। ये बेटा अंडरस्टैंड हुआ? कुछ लोग उनका लहजा ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव बात भी करते हैं तो नेगेटिव लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव बात भी कर रहे होते हैं लेकिन वो बेचारे उनका लहजा इस तरह का होता है कि वो पॉजिटिव लग रही होती है। That's that's really wonderful. For example, instead of saying we are out of stock, say we will be getting new stock in
टुमारो, ठीक है। कभी ये नहीं कहना, कभी ये नहीं कहना जिंदगी में, एक बात याद, कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, कभी ये नहीं कहना मेरे पास गाड़ी नहीं है, कभी ये नहीं कहना बिजनेस की बात करूँ, कभी ये नहीं कहना हमारे पास स्टॉक नहीं है। ओके, हमेशा अपनी टोन को पॉजिटिव रखो, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू हैव अ स्टॉक, आई एम गोइंग टू हैव दिस थिंग, आई एम गोइंग टू हैव दैट थिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई वीकनेस रह गई, अल्लाह पाक की तरफ से कोई इम्तिहान है आप पे, तो उसको नेगेटिवली एक्सप्रेस नहीं करना, उसको नेगेटिवली एक्सप्रेस नहीं करना, बल्कि ये कहना है कि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू हैव दिस थिंग। आर यू विद मी? आर यू विद मी? तो ये कहना चाह रहे हैं कि रादर से कि आई डोंट हैव दिस थिंग, ये मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, या हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बल्कि इंस्टेड यू से, सिंपली यू से दैट आई एम गोइंग टू हैव दिस थिंग वेरी सून। हमेशा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उम्मीद की किरण, नेगेटिविटी को स्प्रेड नहीं करना। इल्ला माशाल्लाह हमारा जो सोशल मीडिया आजकल, हमारा जितना भी जो 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 न्यूज़ हुए हैं, या जो जो भी हमारा जो जितने भी चैनल्स हैं, दे आर एक्सपर्ट in making you negative, but I must say that they have done PhD in delivering negativities in the society. Are you with me? Are you getting the point? तो ये कहना चाह रहा है कि हमने नेगेटिविटीज को स्प्रेड नहीं करना। हाँ, लाइफ में इश्यूज होते हैं, हर एक की लाइफ में इश्यूज है, मेरी लाइफ में भी इश्यूज है, आपकी लाइफ में भी इश्यूज, चैलेंजेस होते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कि बेहतरीन हाल ये है कि इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि जैसा गुमान करेंगे वैसा ही होगा। अगर आप अच्छी चीज़ पे भी नेगेटिव गुमान करेंगे तो डेफिनेटली उसने नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाना है। अगर नेगेटिव चीज़ को अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे, और वो जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए सूदमंद साबित होगी या बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मूड। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर वेदर इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू से राइट अ रिपोर्ट और रादर विल यू राइट अ रिपोर्ट प्लीज, ठीक है। देखिए अब बेटा मूड पे बड़ा डिपेंड करता है। जिस तरह से यू आर अ बॉस और आप अपने एम्प्लॉय को कहते हो ये लेटर लिख के लाओ, ये ईमेल करो, एक ये तरीका। दूसरा, कैन यू प्लीज राइट दिस ईमेल, कैन यू प्लीज राइट दिस लेटर। अब कैन यू, प्लीज, ये प्लीज का वर्ड, वेलकम का वर्ड, एक्सक्यूज मी का वर्ड, थैंक यू का वर्ड, ये आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देता है, ठीक है। मतलब मैसेज तो आप पे डिलीवर करना है, लेकिन ट्राई टू हैव द पोलाइट वर्ड्स, ट्राई टू हैव द फ्रेंडली वर्ड्स। इस तरह के जब वर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो उससे मूड, अगले बंदे के मूड पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आपके लहजे पे डिपेंड करता है और आपके वर्ड्स पे डिपेंड करता है। कुछ वर्ड्स होते हैं ऊपर नीचे करके आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक उसको बोला अपने, यू आर अ बॉस, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ये काम करो। दूसरा है, यार प्लीज ये काम कर देंगे आप। अब वो अब खुश होके काम करेगा, जब खुश होके काम करेगा तो वो अच्छा फील करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मोस्टली बॉसेस हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, ओके। वो मतलब हमारे यहाँ जिसके पास, आई शुड यूज दिस वर्ड, जिसके पास जितनी बड़ी डेजिग्नेशन उसकी कदम इतना बड़ा सरिया है, गॉट दिस पॉइंट, उसकी कदम इतना ही बड़ा सरिया है, ओके ओके। वो बोलेगा आई एम बॉस सो यू हैव टू फॉलो मी। लेकिन अगर हम पोलाइट वे में उसी मैसेज को डिलीवर कर देंगे, सो दैट मैसेज इज गोना हैव हेल ऑफ इम्पैक्ट, ओके। हु इज गोना लिसन दैट मैसेज, हु इज गोना रीड दैट मैसेज। नेक्स्ट है बेटा, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। जी, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल, यू विल रिसीव a 3% pay rise versus it has been agreed by the board that employee will receive a 3% pay rise, ओके जी। अब बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन में, ओके, जब भी आपने किसी को अप्रिशिएट करना है, इसमें जब भी आपने किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को बोनस देना है, तो आपने ये कहना है कि ये नहीं कहना क्योंकि सबको बोनस मिला है, क्योंकि सबको इंक्रीमेंट मिला है तो आपको भी इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको भी बोनस मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं कहना, बल्कि ये कहना है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी, क्योंकि आपने इतना अच्छा अपना काम परफॉर्म किया, इस वजह से हम आपको ये स्पेशल बोनस दे रहे हैं, इस वजह से हम आपको स्पेशल ये इंक्रीमेंट दे रहे हैं, इस वजह से हम आपकी प्रमोशन कर रहे हैं। सो आप बिजनेस कम्युनिकेशन में जब अच्छी बात है तो आप जितनी पर्सनल होके करेंगे, आप उसको जितना अप्रिशिएट करेंगे, वो इतना ही अच्छा फील करेगा। Are you with this? You got this point, beta? You got this point?
ओके। अच्छा, इम्पर्सनल बेटा ये होता है कि जहां पे आपने नेगेटिव बात करनी है वहां पे इम्पर्सनल कर दो। पर्सनल ये होता है बेटा कि जहां पे भी आपने उसको अप्रिशिएट करना है, ओके, नहीं जहां पे भी आपके एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो वहां पर्सनल हो जाओ, उसको बोलो कि ये आपकी वजह से है यार, ये आपने काम अच्छा किया इस वजह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस वजह से ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसको रियलाइज करवाओ कि उसकी जो मेहनत है वो कोई वर्थ रखती है, ठीक है। लेकिन जहां पे कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो गया है, जहां पे कोई एम्प्लॉय से कोई नेगेटिव बात हो गई है, तो आपने सिंपली ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, वहां पे आपने डायरेक्टली किसी को हेट नहीं करना। ये हमारे प्रॉफिट का भी ऐसे था कि अगर कोई पर्सन कोई काम गलत करता था तो मजमे में उसको पिन पॉइंट नहीं करते थे कि तुमने ये काम गलत क्यों किया, तुम्हें ये काम नहीं करना, बल्कि ऐसे कर रहे थे कुछ लोग या किसी ने ऐसा, कोई ऐसे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, वो जो करता है उसको पता चल जाता है कि वो कौन है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू हैव द इस्लाह ऑफ एनी पर्सन, ठीक है जी। किसी को अगर आपने ठीक करना है, किसी की काउंसलिंग करनी है, दैट्स द बेस्ट वे टू बिकम इम्पर्सनल। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें जो एग्जांपल दे रहा है, इट हैज बीन एग्रीड बाय द बोर्ड दैट एम्प्लॉय विल रिसीव्ड अप 3% पे राइज, ठीक है। सो अब अब पहला सेंटेंस क्या है, यू विल रिसीव अ 3% पे राइज, आपको 3% पे राइज मिल रहा है। और दूसरा ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एग्री कर लिया है कि सबको 3% पे राइज दिया जाएगा, उससे उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। बल्कि जब आप उसको रियलाइज करवाओगे कि ये आपकी मेहनतों की वजह से आपको मिला है, तो उसको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे बेटा उसके बाद है एम्फसिस। Emphasis, okay. A number of technique exists such as ascending spoken words or pausing before a key point, underlining or embolding written messages or repeating keywords. Repeating keywords, okay. अच्छा, ascending spoken words क्या होता है, कुछ words को ऊपर कर देना, okay, like increase कर देना, getting my point, कुछ words को increase कर देना, ठीक है। लाइक उनके उनके लहजे को इंक्रीज कर देना। लाइक मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ वर्ड्स को मैं बड़ा इम्फसाइज करके बात कर रहा हूँ, मेरा जो लहजा है, मेरी जो टोन है बड़ी ऊंची हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द असेंटिंग। असेंटिंग होता है अल्फाज का चढ़ाव, असेंटिंग। और डिसेंटिंग होता है उसका कहते हैं उतार चढ़ाव। तो उतार होता है कि धीमी आवाज में बात करना, पे चढ़ाव होता है ऊंची आवाज में बात करना। असेंटिंग होता है ऊंची आवाज में जोर लगा के बात करना, स्ट्रेस करके बात करना, ठीक है। असेंटिंग वर्ड्स आर पॉजिंग बिफोर अ की पॉइंट, या जब हमने कोई मेन बात करनी होती है तो उससे पहले भी हम पॉज करते हैं। पॉज क्या होता है बेटा, कि हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, और जब हम रुक जाते हैं तो जो ऑडियंस है वो बड़ी सस्पिशियस हो जाती है कि ये बंदा खामोश क्यों है। जिस तरह से अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे खामोश हो जाऊँ फॉर अ वाइल, ऐसे लाइक टीचर आपके सामने बोर सडनली वो खामोश हो जाए, और सडनली वो खामोश हो जाएंगे तो एवरी पर्सन स्टार्ट लुकिंग व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट स्पीकिंग। सो दैट्स अ पॉइंट बेटा। अंडरलाइनिंग आर इन बोल्ड रिटन मैसेजेस, जब रिटन कम्युनिकेशन में हम एम्फेसिस कैसे करते हैं, बोलने में तो हम उसको असेंटिंग या डिसेंटिंग करते हैं, ओके, या पॉज करते हैं, लेकिन रिटन मैसेजेस में हम उसको अंडरलाइन करते हैं या इम्बोल्ड करते हैं। इम्बोल्ड बेटा क्या होता है, उसको बोल्ड कर देना, ओके। और रिपीटिंग कीवर्ड्स हाईलाइट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू एम्फसाइज डिफरेंट वर्ड्स। अंडरस्टैंड बेटा। तो मैंने टोन वाले पॉइंट को कवर किया सबसे पहले, और टोन में सिंपली ये कहना चाह रहा है कि आपकी टोन इतनी अच्छी हो कि वो आपके मैसेज पे अच्छा इंपैक्ट लेकर आए। जी बेटा। तो सेकंड इज वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स, ओके। सो पहला इस बेटा, पहला इसमें क्या पॉइंट था, पहला इसमें क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है बेटा, हमने अभी किसको कवर किया है, टोन को कवर किया है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसमें बेटा सिंपली ये कहना चाह रहा है कि अब हमने वर्ड्स को इतने अच्छे तरीके से मिलाना है, ओके, कि उनका फ्लो इतना अच्छा हो कि आपको सुनने में अच्छा लगे या आपको पढ़ने में अच्छा लगे। मतलब वर्ड्स की कॉम्बिनेशन। बेटा सिंटैक्स होता है, वोकैबुलरी होती है आपके वर्ड्स, और आप बोलते हुए या लिखते हुए उनको आपस में कैसे मिलाते हैं। सिंटैक्स होता है वर्ड्स को कितने अच्छे तरीके से मिलाते हो कि उसका फ्लो कितना अच्छा बनता है।
कुछ लोग इतना अच्छा लिखते हैं, उनके उनकी नावल्स या उनकी बुक्स इतनी अच्छी होती हैं, वो वर्ड्स के कमाल नहीं होता, लेकिन वो किस तरह से वर्ड्स को मिलाया गया है वो आप पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो सिंटैक्स सिंटैक्स बेसिकली बेटा ये केमिकल के जिस तरह डिफरेंट केमिकल्स मिलते हैं ना, एक नया केमिकल बनता है। सो जब डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं तो एक नया मीनिंग जनरेट होता है, वो जो नया मीनिंग जनरेट होता है दैट्स कॉल्ड द सिंटैक्स, सिंटैक्स इम्पैक्ट। ओके जी, तो ये कहना चाह रहा है वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स। appropriate vocabulary will include words that are familiar and appropriate vocabulary will include words that are familiar and understandable। ठीक है, आपने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि जो सब लोग जानते हो, फैमिलियर हो और उनको समझ भी पाते हो। ठीक है, क्लियर एंड स्पेसिफिक, वो वर्ड्स बड़े क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, एवं छड्डू नहीं हो जाना, जो भी आपने बात करनी है प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर की बेस पे करनी है। ठीक है, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, टू द पॉइंट, मकसद के तहत बात करनी है, और जो जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, जो शवाहिद हैं, जो प्रूफ हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसके मुताबिक बात करनी है। वो आपने सिर्फ वर्ड इस्तेमाल करने हैं, वो फिगर्स यूज करनी है, वो नंबर्स का इस्तेमाल करना है, अपनी तरफ से आपने ऐसा किसी चीज की एडिशन नहीं करनी। अवॉइड वर्ड दैट कुड बी अनफैमिलियर, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना जो अगला बंदा उनको समझ नहीं पाता या उसके लिए वो बिल्कुल एक अजनबी से हैं। वेग, जिनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, वेग होता है जिनका मीनिंग क्लियर ना हो। एम्बिगुअस भी वही है कि वो सुनने के बाद आप शकूक व शुबहात में पड़ जाए कि ये पता नहीं अगला बंदा क्या बात कर रहा है। ठीक है, एम्बिगुअस। इमोशनल एंड सब्जेक्टिव, कि जो अगले बंदे को इमोशनल करे, और सब्जेक्टिव के बंदा अपनी सोचों में इतना इन्वॉल्व हो जाए, वो सोचना शुरू कर दे कि यार बेटा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ये फर्क होता है कि ऑब्जेक्टिव में जो आपको मकसद बताया जाता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, मंजिल बिल्कुल क्लियर होती है, डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर होती है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है कि आपने एक बात कह दी, अब अगले बंदे पे छोड़ दी कि वो कहाँ पे पहुंचना चाहता है, खुद ही पहुंच जाए। ठीक है, अब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो एग्जैक्ट आंसर है यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम। ठीक है बेटा, लेकिन सब्जेक्टिव ये होता है कि मैं सपोज आपको बोलूं माय फर्स्ट डे, आप बेटा एक ऐसे लिखें, माय फर्स्ट डे इन 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 स्कूल, माय फर्स्ट इन कॉलेज। अब यहाँ पे जो जो टॉपिक है वो तो सेम है, लेकिन हर एक का जवाब डिफरेंट होने वाला है, हर एक के वर्ड्स डिफरेंट होने वाले हैं, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होने वाला है। वो जो हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर एक के वर्ड्स डिफरेंट है, हर एक की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में, सोशल कम्युनिकेशन में हम सब्जेक्टिव ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिजनेस कम्युनिकेशन क्योंकि बात हो रही है तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, आपने फैक्चुअल रहना है, आपने फैमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्लियर और स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ यस, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में वेग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, कम्युनिकेशन में अनफैमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में सब्जेक्टिविटी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में एम्बिगुअस वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इमोशनल नहीं करना। आपने जो भी समझाना है, इमोशनल होता है कि जज्बाती होकर समझाना, जो जज्बाती होकर समझाया जाता है बेटा वो वक्ती होता है, बात याद रखना। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने जो भी समझाना है, जो भी बात करनी है, वो फैक्ट्स और फिगर की बेस पे करनी है, जो समझ आने वाली बात हो, लॉजिकल बात हो, यहाँ पे बात समझ में आती हो। इमोशनल होता है कि वक्ती तौर पे किसी को आप इमोशनल कर दो, लेकिन जब बंदा ठंडा हो जाए तो फिर वो सोचे ओहो मैंने क्या कर दिया। देखिए जिस तरह गुस्सा आता है तो वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। ओके, तो वो जब गुस्सा ठंडा हो जाता है फिर बंदा कहता है ओहो क्या गलती हो गई। तो इमोशनल डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस कभी इमोशनल लेने चाहिए। जो भी डिसीजंस इमोशनल होते हैं, बाद में जब बंदा कूल डाउन होता है तो उसको 90% चांसेस, 95% चांसेस, 99% चांसेस ओके कि बंदा जो है ना उससे फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। सो ये कहना चाह रहा है। उसके बाद इन शॉर्ट के आई एस एस प्रिंसिपल, इन शॉर्ट KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। बेटा ये एब्रीविएशन हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में जाके। KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। ठीक है, इन शॉर्ट कीप इट सिंपल स्टूपिड। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहा है। यहाँ पे बेटा कहना ये चाह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है K.I.S.S, कीप इट सिंपल स्टूपिड मीन्स
मीन्स बेटा आपने जो वर्ड्स यूज करने हैं वो आपने सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. इफ यू आर नॉट एबल टू यूज द सिंपल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू आर लाइक अ स्टूपिड पर्सन. आप ये शायद समझ रहे होंगे कि अगर आप डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करो, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करो, अगर आप जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल करो तो आपको बहुत फनकार हो. सिचुएशन के हिसाब से अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हो तो कस्टमर के हिसाब से आपने वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि जो उसको समझ आते हो. उसको जो समझ आते हो वो कीप इट सिंपल स्टूपिड, कि सिचुएशन को सिंपल रखो. अब वो बेचारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया है, वो कहता है जी मुझे जो है ना ग्रोसरी की शॉप है, ओके, किराना की शॉप है, ओके, वो कहता है जी मुझे 5 किलो चीनी दे दे, ओके ओके, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. भाई वो कस्टमर जो है ना वो एक सिंपल चीज बाय करने आया है, तो आप उसको उसी जबान में समझाओ. और आप बिल्कुल वो कुछ सीखने के लिए आपके पास नहीं आ रहा. अब आपके साथ मैंने टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आपके साथ मैंने जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप सीखने वाली ऑडियंस हो. जहाँ सीखने वाली ऑडियंस होती है, जहाँ सीखने वाले कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ही टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपकी प्रोडक्ट ही जार्गन वर्ड्स हैं. लेकिन जो आम कस्टमर्स हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं या जो सर्विसेज आपके लेने आते हैं, उनको आपके नॉलेज से कोई कंसर्न नहीं है, उनको अपनी नीड से कंसर्न है. आपने उनकी नीड फुलफिल करनी है, और उनकी नीड, उनकी मंशा, उनकी चाहत के मुताबिक इतनी फुलफिल करोगे, उनको वो मैसेज इतना ही अंडरस्टैंड होगा. तो ये कहना चाह रहा है K.I.S.S प्रिंसिपल. ओके जी, यूज सिंगल वर्ड, द शॉर्टर द बेटर रादर देन वर्बोस डिस्क्रिप्शन. शॉर्टर वर्ड्स का इस्तेमाल करो, सिंगल वर्ड्स का इस्तेमाल करो. वर्बोस डिस्क्रिप्शन बेटा ये होती है कि समटाइम हम आगे हम पढ़ने वाले कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम 3 वर्ड्स मिला के एक मतलब बता रहे होते हैं, तो वो एक वर्ड में भी उसका बताया जा सकता है. ठीक है जी, ठीक है. हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम 2-3 वर्ड्स खामखा में लगा रहे होते हैं. अगर उसकी बजाय हम सिर्फ एक वर्ड कह दें तो हमें मीनिंग काफी हद तक अंडरस्टैंड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लार्ज इंस्टेड ऑफ नॉट इनकंसिडरेट. ठीक है जी, अब आप सिंपली लार्ज का वर्ड इस्तेमाल करो. लार्ज हर पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकता है. नॉट इनकंसिडरेट शायद कोई जो बहुत टेक्निकल है वो तो अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल नहीं होता. ठीक हो गया बेटा. उसके बाद बेटा जी, यूज सिंपल रादर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस रिशोरिंग पैराग्राफ्स आर नॉट टू लार्ज. ठीक है जी, आपने सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना. और आप जो पैराग्राफ बनाना है, ये ना हो कि आपने पैराग्राफ शुरू किया और 2 पेज तक पैराग्राफ ही चल रहा है. पैराग्राफ की जो मैक्सिमम जो होती है वो 4 to 5 लाइन्स ही होती है, इससे ज़्यादा आपने मूव ऑन नहीं करना. ठीक है जी, जितना पैराग्राफ शॉर्ट होगा इतना ही वो दिखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक आइडिया होता है. वो हम आगे पढ़ेंगे कि पैराग्राफ में क्या होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने जो पैराग्राफ की लेंथ रखनी है, दैट शुडंट बी टू लॉन्ग. ये ना हो कि आप वो एक ही पैराग्राफ पूरे पेज पे आ रहा हो. नो, दिस इज रॉन्ग वे टू राइट. ठीक है, आप डिफरेंट पैराग्राफ बनाने होते हैं, और पैराग्राफ की जो लाइंस की होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो 4 to 5 लाइंस होती है, नॉट मोर देन दैट. इट लुक्स गुड. आप पूरी बुक में देखिए, आपको जगह जगह पैराग्राफ मिल रहे हैं. ठीक है बेटा, तो आई एम डन विद द सेकंड पार्ट. नाउ आई एम गोइंग फॉर द थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. ठीक है बेटा, दिस इज द थर्ड पार्ट. तो हमने बेटा पहला क्या पढ़ा स्टाइल में? हमने पहला पढ़ा कि आपकी टोन कैसी होनी चाहिए. दूसरा हमने पढ़ा आपने किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि उनका जो फ्लो है बहुत अच्छा लगे. अब तीसरा आपकी ज़ात में या आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट कब करिए. इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. ओके, जितनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी लोग उसमें इतना ही इंटरेस्ट लेंगे. तो यहां पे अब ये बताना चाह रहा है थर्ड जो स्टाइल है वो बेटा क्या है? इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. ठीक है, आर यू विद मी? आर यू विद मी? ओके जी. सो व्हाइल मेंटेनिंग द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, फंडामेंटल्स क्या है, बुनियाद क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की? पहला क्या है, वो डायरेक्ट होनी चाहिए, आप टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, ससिंक्ट मुख्तसर होनी चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडेबल भी हो, क्लियर भी हो. ठीक है, इसका जो लफ्जी मतलब है ससिंक्ट का, मुख्तसर भी हो और क्लियर भी हो. मतलब इतनी खूबसूरत बात आप बात भी कर दें और कम से कम अल्फाज में बात कर दें, क्या ही बात है जी. उसके बाद बेटा रिकग्नाइज अथॉरिटी.
वो जो बात है वो किसी अथॉरिटी के तहत हमने पहले गो थ्रू कर चुके हैं सारे पॉइंट के, वो डायरेक्ट होनी चाहिए, ससिंक्ट होनी चाहिए, उसकी कोई प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी, वो सब के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन में एक जैसे, जिस तरह मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स को गो थ्रू करेंगे ठीक है वो सब के लिए सेम है, ठीक है। तो इम्पार्शियलिटी होता है कि जो सब के लिए, जिस तरह से बेटा जो रेड बत्ती है वो सब के लिए सेम है, इस तरह से सिग्नल पे जो ग्रीन बत्ती है वो सब के लिए सेम है, इस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सब के लिए सेम होती हैं। आप मतलब आप गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, ओके, होंडा 70 खरीदते हैं, होंडा 70 सबके लिए सेम है, इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने जो कम्युनिकेशन करनी है वो आपने, देखिए ये कहना चाह रहा है कि आपने उसमें अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लेके आनी, ठीक है। जो सिचुएशन की डिमांड है उसके मुताबिक आपने इम्पार्शियल होना है, आपने पर्सनल तासुब नहीं लेके आना। एफिशिएंसी एंड कॉर्पोरेट एंटिटी, वो जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन हो, एंड कॉर्पोरेट एंटिटी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो कि उसका कॉर्पोरेट का इमेज बड़ा अच्छा डेवलप हो। Incorporating elements of interest and personality can assist in conveying your message in an interesting, impactful and persuasive manner, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि अगर आप ये जो आगे फैक्टर्स आ रहे हैं इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में इन फैक्टर्स को ऐड ऑन कर दोगे ओके, तो ये आपके मैसेज को इंटरेस्टिंग बना देंगे। इम्पैक्टफुल ये होता है कि उस मैसेज का ओके सुनने वालों पे, पढ़ने वालों पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट होता है कि उनको ज़हन नशीन भी होगा और उनके दिल को भी वो बात अच्छी लगेगी, तो दैट्स कॉल्ड द इम्पैक्टफुल, असरअंदाज होगी। एंड परसुएसिव ये होता है कि बेटा कि एक्शन से पहले जो आपको मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई काम करने से पहले आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए जो आप एफर्ट करने के लिए जो आप में जुनून और जो जज्बा होता है, दैट इज कॉल्ड द परसुएशन। तो सम ऑफ द टेक्निक यू कुड इंक्लूड, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट उस वक्त क्रिएट होता है, आपके मैसेज में इंटरेस्ट उस वक्त क्रिएट होता है, आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट उस वक्त क्रिएट होता है, आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट उस वक्त क्रिएट होता है। अंडरस्टेटमेंट बेटा ये होता है कि अगर आपने जिंदगी में मार ही नहीं खाई, देखिए अगर आपने जिंदगी में कुछ सहा ही नहीं है, अगर आपने चैलेंजेस को फेस ही नहीं किया, अगर आप उस सिचुएशन से गुजरे ही नहीं है, तो फिर आप कभी भी ओके उन तरक्की की उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। जिस तरह से दरख्त उसी वक्त बेटा उगता है कि जब वो जमीन के अंदर जाता है, जब वो प्रेशर में रहता है। हीरा कब बनता है? हीरा कब बनता है कि जब हजारों साल वो जमीन के प्रेशर में रहता है, तो वो हीरा बनता है, वो डायमंड बनता है। जो ऊपर रहते हैं, जो सतही लेवल पे रहते हैं, हम सतही लेवल पे रहते हैं, हम कहते हैं हमें कोई चैलेंजेस फेस ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना आए, हमें कोई इश्यूज फेस ना आए, ना हमें हेल्थ का इश्यू हो, ना हमें फाइनेंशियल इश्यू हो, हम बिल्कुल एक जन्नत वाली जिंदगी यहाँ पे गुजारें। मतलब आप एक सरफेस लेवल पे रहना चाह रहे हो, एक सतही लेवल पे रहना चाह रहे हो। वो एक नॉर्मल पत्थर होते हैं, आपको पता है वो पत्थर होते हैं जो सतही लेवल पे होते हैं और लोगों को ठोकरे मारते हैं। अंडरस्टेटमेंट होता है कि आप जितना प्रेशर में रहते हो जिंदगी में, जितना आप चैलेंजेस को फेस करते हो, जितना आप लोगों के तंज और लोगों की जो बात उनको सहते हो, ओके, सब्र करते हो, इतना ही अल्लाह आपको रिवॉर्ड देता है। आप जितने प्रॉफिट्स की एग्जांपल निकाल कर देख लें, जितने बड़े लोगों की एग्जांपल निकाल कर देख लें, मुझे एक शख्स बता दें कि जिस शख्स ने जिंदगी में बगैर इन चैलेंजेस के ओके और इन तकलीफों के वो उस मकाम पे पहुंच गया। अगर आपने किसी मकाम पे पहुंचना, आप सीए कर रहे हो, तो आपको अंडरस्टेटमेंट होना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको समटाइम आपका दिल कर रहा होगा कि आप पार्टीज में जाएं, आप दोस्तों के साथ घूमे फिरें, लेकिन आपको नहीं करना क्योंकि यू हैव टू स्टडी। सो दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट होता है बेटा कि अपने आप को अंडरस्टेटमेंट जब तक नहीं करोगे, या आप सपोज एक अच्छा प्रेजेंटर जब आपसे बात करता है, तो अगर वो खुद सिचुएशन से गुजरा हुआ होगा तो उसके टॉपिक में उसमें इंपैक्ट होगा। अगर बेटा जिस तरह से एक शख्स आपके पास आया, एक दोस्त वो कहता है मेरे दांत में दर्द हो रही है, देखिए अब आपके दांत में कभी दर्द नहीं हुई, तो आप बोलोगे ठीक है, इट्स ओके यार, बस इट्स ओके, आपको दवाई शवाई गोना बी फाइन, आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपके भी दांत में दर्द हुआ होगा और वो आपको बताएगा, तो आपको भी फील होगा यार कितनी पेन होती है।
ठीक है। तो ये है कि आप उस पेन से गुजरे होंगे तो फिर उस टॉपिक का मजा आएगा। अगर आप उस पेन से नहीं गुजरे, अगर आप उस फेज से नहीं गुजरे, तो फिर आप जब उस टॉपिक को डिलीवर कर रहे होंगे या उस चीज को लिख रहे होंगे, तो वो क्योंकि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। ओके। तो मतलब यू आर सपोज टू गेट दैट रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो ये कहना चाह रहा है अंडरस्टेटमेंट। दूसरा बेटा है स्टैटिस्टिक्स, कि अब आपने जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन में बात करनी है वो आपने नंबर्स के थ्रू करनी है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर्स हैं। जिस तरह से बेटा मुझे एक बात बताएं, आपकी लाइफ में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर्स हैं। जिस तरह से मैट्रिक वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, आपने कितने नंबरों से किया डेट वॉज इंपॉर्टेंट। FSC वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, आपने कितने मार्क्स से की डेट इज इंपॉर्टेंट। CA इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप कितनी अटेम्प्ट्स में करोगे डेट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके। जॉब इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सैलरी फिगर क्या मिली दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आपकी जिंदगी में स्टैटिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप गो थ्रू कर रहे हैं अभी राइट नाउ। क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, सवाल आने चाहिए। आपका माइंड इज लाइक अ मंकी, ये बंदर की तरह है, इसने कभी इधर जाना है कभी इधर जाना है। ओके। इसको अगर आप इसको सवाल नहीं डालोगे, मैं लास्ट लेक्चर में आई थिंक कहा था इसको बेवकूफ बना के रखो, इसको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दो। अगर आप क्वेश्चंस नहीं दोगे तो फिर अपने क्वेश्चंस लेकर आएगा, और जब माइंड अपने क्वेश्चन लेकर आता है तो वो 99% चांस के वो शैतान के क्वेश्चंस होते हैं। ओके। और वो आपको उनके जवाब ढूंढने में लगा देगा। ओके। सो आप खुद पॉजिटिव क्वेश्चन इसको इनग्रेन करते रहो। पॉजिटिव क्वेश्चन, इकरा, हमारे तो दीन की बुनियाद इकरा से शुरू हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़। और पढ़ने का मतलब यह है क्वेश्चन कर। द मोर यू हैव क्वेश्चन, गौर फिक्र का बेटा कुरान में है कि जो एक दफा का गौर फिक्र आई थिंक 1000 साल की, पता नहीं किस तरह 1000 साल की नफल इबादत से बेहतर है। तो अगर आप गौर फिक्र करते हैं तो आपको जो तकर्ब इलाही है, जो कुर्ब इलाही है, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू अगर आप सजदों में हैं। तो सजदे तो अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जवाल में क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे। हम जो भी कौम क्वेश्चंस करती है वो उसका जवाब पा लेती है, जो जवाब पा लेती है तो वो तरक्की करती है। आप देखें वेस्ट क्यों तरक्की कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि आप एक मेहरान गाड़ी देखें, मेहरान गाड़ी 30 साल आपको गुजार जाती है आपके कंट्री में, ओके, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि यार ये इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको वही डब्बा नजर आ रहा है, वही आपको 4 पहिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। हम जो क्वेश्चंस करते हैं, हमें क्वेश्चन बताए जाते हैं, रट्टा लगाते हैं, जवाब साथ हम उसका तैयार कर लेते हैं। दैट इज नॉट अ क्वेश्चनिंग। ठीक है। आप जितने अच्छे क्वेश्चंस के ऑडियंस को दोगे, या जितने क्वेश्चंस आप खुद जितने क्वेश्चंस पूछोगे, आपको इतना ही इंटरेस्ट होगा। डेफिनेटली आप क्वेश्चन आपने खुद पूछा तो आपको उसमें इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद बेटा है मेटाफर्स, तशबीहें देना। ठीक है। आप जब भी कुछ चीज समझाओ तो तशबीहें दो, मेटाफर दो। जिस तरह 14वीं का चांद, जिस तरह शायर होते हैं मेटाफर में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता ही है, वो हर चीज को तशबीह दे रहे होते हैं, खूबसूरती को, बदसूरती को। ओके। फूलों से तशबीह दी जा रही है, स्टारों से तशबीह दी जा रही है। तो आप, क्योंकि इंसान की जो चीज़ें हैं, इंसान की खूबसूरती कोई पैमाना नहीं है, इंसान के सब्र कोई पैमाना नहीं है, इंसान की कुर्बानी कोई पैमाना, इतना बहादुर जैसे शेर। अब जो शेर के साथ रिजेंबलेंस है, दैट इज कॉल्ड द मेटाफर्स। अंडरस्टैंड बेटा। उसके बाद एग्जांपल्स, आपके पास ढेर सारी एग्जांपल्स होनी चाहिए, और एग्जांपल आपकी लाइफ एग्जांपल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होनी चाहिए, और जो बात समझ में आए वो एग्जांपल्स होनी चाहिए। फैक्ट्स, जो भी आपने बात करनी है हकायक पे मबनी हो, ऐसे बात को छड़ नहीं देना। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन में जो बात छड़ी जाती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ह्यूमर आपकी बात में हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपकी बात में बेटा मजा होना चाहिए, मजाक नहीं, मजा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इंसानी साइकी है बेटा, हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमर इज अ कंप्लीट टॉपिक देयर। आगे बेटा क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बेटा होती है तजस्सुस, तलब, जुस्तजू, प्यास। अगर आप में खुद ही प्यास नहीं होगी, अगर आप में खुद तलब नहीं होगी, तो आप उस चीज के कभी नहीं भागेंगे। ठीक है। अब आप में सीए की तलब है, क्योंकि इंसान इतना सेल्फिश है, इंसान इतना खुदगर्ज है कि जब तक उसमें उस चीज़ की चाहत नहीं होगी, उस चीज़ की नीड नहीं होगी, उस चीज़ की मंशा नहीं होगी, वो कभी उस काम के लिए नहीं आएगा। तो पहले उसकी प्यास होनी चाहिए। वो जितनी ज़्यादा प्यास होगी, वो जितनी क्यूरियोसिटी होगी, जितना तजस्सुस होगा, आप उस चीज़ में इतना इंगेज होना चाहोगे। ठीक है। एनालॉजी बेटा होता है जब हम डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिस तरह से अगर आपने फ्रिज खरीदना है, तो आप मार्केट में जाते हो, आपको हायर का नजर आएगा, आपको डॉलर्स का नजर आएगा, आपको सैमसंग का नजर आएगा, आपको वेव्स का नजर आएगा, पेल का नजर आएगा, डिफरेंट आपको फ्रिजेस नजर आएंगे, फिर आप कंपेयर करते हो।
उनकी डिस्क्रिप्शन कंपेयर करते हो, उस प्राइस में आपको जो सबसे बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट डिस्क्रिप्शन विद बेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो प्रोडक्ट आपको मिल रही होती है, आप उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो। तो हम जो दुनिया में चीज़ें खरीदते हैं हम एनालॉजी के बेस पे खरीदते हैं। ओके, सो यही कहना चाह रहा है कि अब आप मतलब जब भी आपने कम्युनिकेशन करी तो कंपैरिजन भी दो, और जब आप उससे कंपेयर करोगे तो लोग उसका एनालिसिस करेंगे यार ये चीज़ उससे कितनी अच्छी है या उससे कितनी इन्फीरियर है। ठीक है, सो एनालॉजी इज बेटर, ओके, टू हैव अ बेटर चॉइस इन योर लाइफ। आप उससे बेटर चॉइस करते हो, जब बेटर चॉइस होती है तो बेटर डिसीजंस होते हैं, बेटर डिसीजंस होते हैं यू फील गुड एनफ। ओके, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आती है, आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आती है। एंड एनेक्डोट होता है बेटा जी, एनेक्डोट बेटा, एनेक्डोट बेटा होता है कि इसको मैं उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ठीक है, एनेक्डोट होता है बेटा कि किसी चीज़ के बारे में ना उसकी पहले एक हिस्ट्री होती है। आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका ना पहले हम पूरा एक बनाते हैं, एक पूरा उसकी बेस बनाते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, जब रिलीजियस लोग बात करते हैं तो पहले वो एक वो ना पहले 2-4 मिनट है ना वो पहले आयतें पढ़ते हैं, पहले पूरी तमीज़ बांधते हैं, उसके बाद वो बात करना शुरू करते हैं। ओके, सो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने फौरन ही बात नहीं कर देनी होती। अगर आपने कोई बात करनी है ओके, तो थोड़ा सा पहले उसका थोड़ा सा बेस बनाओ। वो जो बेस बनती है दैट्स कॉल्ड द एनेक्डोट। आर यू विद मी? ओके, थोड़ी सी बेस बनाओ, थोड़ा सा उसके पास में जाओ। ओके, उसे लुबे लुबाब बेटा उर्दू में इसको कहते हैं लुबे लुबाब, उसको थोड़ा लुबे लुबाब तो एक्सप्लेन करो। जब उसको लुबे लुबाब एक्सप्लेन करो, लोगों को ऐसे हवाई तीर ना चला दो, उनको पता तो हो कि वो क्या सुन रहे हैं, किस चीज पे बात हो रही है, टॉपिक क्या है जिस पे बात की जा रही है। ठीक है बेटा? ओके, सो यस, सो आई एम डन विद दिस एज वेल, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, नाउ मूव फॉर द ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद बेटा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? HOMOUR, ह्यूमर। ठीक है जी, ओके, let me go through first words and then I can explain to you. Be careful when employing humor within a message. ठीक है, be careful, जब भी आपने बिजनेस में ह्यूमर को ऐड करना है, बिजनेस में ह्यूमर को ऐड करना है तो have to be careful. On the positive side it can increase attention and awareness. Positive side पे ठीक है, and also get acceptance by bringing the human touch to an argument. ठीक है जी, पॉजिटिव साइड पे जब मजाक किया जाता है, जब ह्यूमर किया जाता है, सो पीपल फील गुड, पीपल फील हैप्पी, क्योंकि इंसानी साइकी है बेटा, ये रिसर्च हुई है कि इंसान जो काम कर सकता है कंटिन्यूसली वो 15 से 20 मिनट कर सकता है, उसके बाद उसकी बात सुनना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसको फिर उसका जिस तरह कंप्यूटर में होता है ना F5 का बटन प्रेस करना होता है, उसको नींद आना शुरू हो जाती है। ओके, वो कंटिन्यूसली एक चीज़ को ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना पढ़ सकता है, वो कोई इंसानी जहन बना ही नहीं है कंटिन्यूस काम करने का, उसको ब्रेक चाहिए, उसको ब्रेक्स चाहिए। ओके, सो इन बिटवीन जब ब्रेक्स हो आप ब्रेक्स करो, प्रेजेंटेशन के दौरान ब्रेक्स करो। ओके, और जो ब्रेक करनी है उसमें आप, अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में होते सो आई एम गोना हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर विद यू पीपल। क्या हर 15-20 मिनट के बाद हम छोटा मोटा कोई ह्यूमर बीच में कर लेते हैं, लेकिन अब हम स्क्रीन पर हैं तो यहाँ पे वो थोड़ा सा सूटेबल नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये कहना चाह रहा है पॉजिटिव साइड में यू फील फ्रेश, आपका F5 का बटन प्रेस हो जाता है, यू फील ओके, यू फील गुड। तो आप जब जब ऑडियंस गुड फील करती है तो फिर उनको आगे लेके चलना होता है। ओके, सो ये गुड प्रेजेंटर की निशानी है, एक गुड कम्युनिकेटर की निशानी है कि उसकी कम्युनिकेशन में ह्यूमन टच भी होता है, क्योंकि जो ह्यूमन टच है वो एक ह्यूमन टच लेकर आता है, ह्यूमन के ये फील ना हो कि कोई रोबोट बात कर रहा है, कोई कंप्यूटर बात, भाई इंसान बात कर रहा है, क्योंकि जब इंसान बात करता है तो उसकी अपने एक्सपीरियंस भी होते हैं, उसकी अपनी लाइक डिसलाइकनेस भी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, फील हो कि यार कोई इंसान बात कर रहा है, कोई ह्यूमन बात कर रहा है। तो जब भी ह्यूमर होता है, जब भी मजा होता है तो ह्यूमन टच आता है, एक फ्रेंडली टच आता है, इट्स अ गुड साइन। ऑन द नेगेटिव साइड हर चीज के पोज एंड कॉन्स होते हैं बेटा, बात याद रखना, दुनिया में हर चीज के पोज एंड, जैसे यूट्यूब है उसके पोज एंड कॉन्स भी हैं। पॉजिटिव साइड है कि आप अच्छी वीडियोस गो थ्रू करते हो, बुरी साइड्स भी अवेलेबल हैं। ओके, मतलब हर चीज के आप बेटा कोई भी चीज गो थ्रू करो,
पैसे के अच्छे पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ओके, स्टडी के प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट किस तरह से है कि आप उससे लोगों की उससे आप अपना टेक केयर कर सकते हो, अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकते हो। नेगेटिव साइड ये है कि उसकी बेस पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, करप्शन कर सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों का आपको पता है तो आप फ्रॉड वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, तो नेगेटिव हर चीज़ के प्लस और माइनस याद रखना है बेटा इस बात को। दुनिया में अल्लाह पाक ने जिस तरह पानी है वो हमारी सहूलत के लिए भी है, और पानी से सैलाब भी आते हैं, क्योंकि लोग डूबते भी हैं, क्योंकि आग है वो हमारे बेनिफिट के लिए भी है, उससे लोग जो है ना वो नुकसान भी उठाते हैं। ओके, तो हर चीज़ के अल्लाह पाक ने प्लस और माइनस रखे हैं। तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइड क्या है? ऑन द नेगेटिव साइड इट मे डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द मेन मैसेज, ठीक है, मे नॉट अपील टू ऑल कल्चर्स एंड मूड मे आल्सो अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी। ठीक है जी। सो नेगेटिव साइड बेटा पहला पॉइंट क्या है जी? मे नॉट अपील टू ऑल कल्चर्स। सबसे पहला बेटा का मे डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द मेन मैसेज। अच्छा, आप लोगों के साथ जब मजाक किया जाता है ना, तो आप लोग फिर मजाक में इतना पड़ जाते हो कि आप काम को भूल जाते हो। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम जब आपस में मजाक करना शुरू करते हैं वर्क प्लेस में, तो हम फिर भूल ही जाते हैं कि हम वर्क प्लेस में मजाक करें, मतलब वो अपनी फ्रेंडली बातें करें, लेकिन वो इतनी हो कि बस आप फ्रेश हो जाएं, और जब वंस यू आर फ्रेश देन कम बैक टू योर ओन वर्क। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम जब मजाक में जाते हैं तो फिर मजाक में ही अपना दिन सारा गुजार देते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कल्चर। फिर कहना चाह रहा है मे नॉट अपील टू ऑल कल्चर, हर कल्चर में मजाक को अच्छा पसंद भी नहीं किया। कोई आई वाज इन टर्की लास्ट टाइम, तो वहाँ मैं ईरानियंस के साथ था। तो ईरानियंस जब हम गैदरिंग होती थी वहाँ पे ईरानियंस के साथ, तो वहाँ पे ईरानियंस की गैदरिंग में मजाक का इतना वो मतलब दे डोंट फील गुड एनफ। हम जब आपस में गैदरिंग करते हैं तो हम काफ़ी मजाक करते हैं, लेकिन उनका वो नहीं, उनका एक डिफरेंट कल्चर है। ओके, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इन माय एक्सपीरियंस। तो हर डिफरेंट कल्चर में ह्यूमर को डिफरेंट तरह से लिया जाता है, एंड मूड एंड मे आल्सो अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी। अगर आप हर वक्त मजाक ही मजाक करते रहेंगे तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। जब आपको सीरियस नहीं लेंगे तो आपका मैसेज को भी सीरियस नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी। ओके, लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। द लास्ट पॉइंट इज बेटा, ओके, लास्ट पॉइंट इज परसुएशन। परसुएशन बेटा नजर आ रहा है? परसुएशन नजर आ रहा है बेटा? परसुएशन, परसुएशन, ठीक है, सही है। परसुएशन, परसुएशन, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, डोंट वरी। परसुएशन, ठीक है जी। अब कहना ये चाह रहे हैं कि आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आपने उनको एक्शन से पहले अगर एनर्जेटिक ना किया, अगर मोटिवेटेड ना किया, अगर इंस्पायर्ड ना किया, तो वो अपना काम परफॉर्म नहीं, वो अंडरस्टैंड तो कर लेंगे, आपका लेक्चर तो सुन लेंगे, ओके, वो उस चीज़ को पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। एक्शन परफॉर्म करने से पहले जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ओके, जो मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द परसुएशन। So when the objective of the business message is to persuade, अच्छा, मोस्टली जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है कस्टमर्स के साथ होती है, वो परसुएशन के लिए होती है। जैसे आपको मैसेजेस आते हैं, एसएमएस आते हैं, या आपको बिल बोर्ड्स नजर आते हैं, मार्केटिंग कैंपेन नजर आती हैं, वो सारी आपको क्या कर रही थी? परसुएट कर रही होती हैं। अल्टीमेटली दे वांट दैट यू शुड बाय द प्रोडक्ट। आप एक्शन परफॉर्म करें, लेकिन एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर एक स्पार्क जगाना होता है। वो जो स्पार्क है, वो जो एनर्जी है, वो जो इंस्पिरेशन है, दैट इज कॉल्ड दी परसुएशन। So when the objective of a business communication is to persuade, then you will need to be particularly sensitive to the reaction of the recipient। अगर आपका मकसद उसको persuade करना है, तो उसकी feelings का ध्यान रखो, उसके emotions का ध्यान रखो, उसकी needs का ध्यान रखो, उसकी wants का ध्यान रखो, sensitive हो जाओ उसके reaction का, और जितना sensitive हो जाओगे इतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ओके, एंड कंसिडर द फॉलोइंग। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। पहला पॉइंट बेटा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लो। Flexibility. You need to be consistently seeking and receiving feedback in order to read the signal from the receiver। ठीक है जी। उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दो, उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर दो। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है अपने मुताबिक बनाती है कि कस्टमर के मुताबिक बनाती है? कस्टमर के मुताबिक बनाती है, तो वो अपने आप को मॉडिफाई, चेंज करती रहती हैं कस्टमर की नीड के मुताबिक, मार्केट की नीड के मुताबिक। अगर कंपनी अपने मुताबिक प्रोडक्ट बनाएगी तो फौरन प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, वो प्रोडक्ट बनाई जाती है जो कस्टमर को लाइक होती है, वो टेस्ट डिफाइंड, वो टेस्ट आपको दिखाया जाता है कि जो कस्टमर को लाइक, जो कस्टमर उसको लाइक करता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि रिजिड नहीं होना। देखो एक बात याद रखो, जो दरख्त बिल्कुल सीधा होता है
उस पर कभी फ्रूट नहीं लगता, उस पर कभी फल नहीं लगता, और हमेशा जिस पे फल लगा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी उसकी जो है ना वो उसकी शाखें इस तरह से होती हैं। ओके, तो इफ़ यू वांट कि आप ग्रो अप करो इन योर लाइफ, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपने रिजिड नहीं होना, अपने नफ्स की पैरवी नहीं करनी, अपने ईगो की पैरवी नहीं करनी, ठीक है। अपने आप को हम्बल रखो, अपने आप को जितना हम्बल रखोगे, अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल रखोगे, इतना ही कामयाब होंगे। एक और एग्जांपल बेटा दूं, सरिया होता है ना, सरिया, यू नो सरिया जो जो घरों की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, वो जितना सख्त होता है वो इतना सस्ता मिलता है आपको, क्योंकि सख्त है, क्योंकि वो क्योंकि अल्लाह ना करे जब कोई अर्ज को एक आता है, ज़लज़ला आता है, तो वो अगर सख्त होगा तो थोड़ा सा ऐसे नीचे होगा तो वो सारा टूट जाना है। लेकिन जो जितना फ्लेक्सिबल होता है वो उतना एक्सपेंसिव होता है। ये प्लास्टिक भी जितना फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक है एक जो एक एक सख्त प्लास्टिक है वो आपको सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे क्रैक हो जाएगा, लेकिन जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है आपको महंगा मिलता है, क्योंकि उसको जो मर्जी आप करें वो टूटेगा नहीं। तो ये इम्पैक्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है जी। सो दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सेल्स। सेल्स में बेटा आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद बेटा है टैक्ट। टैक्ट बेटा, बी केयरफुल व्हेन be careful with how you frame disagreement, particularly when dealing with customer who may default to customer is always right premise, ठीक है जी। अब टैक्टफुल बेटा ये होता है, टैक्टफुल बेटा ये होता है कि अब आपने कस्टमर को डील करना है तो आपको थोड़ी सी होशियारी चालाकी भी चाहिए। मतलब अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ही आप मासूम या बिल्कुल ही आप शरीफ बन जाओगे, या बिल्कुल आप में कोई पॉलिटिक्स थोड़ा सा ना, थोड़ी सी आप में टेक्निकलिटीज होनी चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल होनी चाहिए। इफ यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन अ टैक्टफुल वे, यू कैन हैंडल इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। सो टैक्ट होता है कि सिचुएशन को अच्छे वे में हैंडल करना, ठीक है जी। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, क्योंकि कस्टमर हमेशा अपने आप को राइट समझता है, और आपने हमेशा यही समझना है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब आपने उसको बात इस तरह समझानी है कि कस्टमर इज आल्सो राइट, आपने बात इस तरह समझानी है कस्टमर इज आल्सो राइट, ठीक है। लेकिन आपने उसको मैसेज इस तरह डिलीवर करना है कि उसको फील भी ना हो कि शायद वो डाउनग्रेड अपने आप को फील कर रहा है। ठीक हो गया बेटा, कस्टमर ऑलवेज राइट, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लिसन। अल्टीमेटली बेटा, you have to listen. In spoken communication, the trick is to listen as well as to speak. In written communication, it is read as well as write, ठीक है जी। तो spoken communication में बेटा ये कहना चाह रहा है, the trick is to listen as well as speak, ठीक है। बोलना कम होता है, अगर बेटा बोलना मकसूद होता, अगर बोलना मकसद होता तो अल्लाह पाक आपको दो मुंह अता करते और एक कान अता करते। अल्लाह पाक ने आपको दो कान जो अता किए वो इसलिए किए हैं कि आप ज्यादा सुनो और कम बोलो। लिसन, बिकॉज योर लर्निंग कम्स फ्रॉम द लिसनिंग। आपकी जो ग्रोथ होती है वो लिसनिंग से होती है। जब आप कस्टमर को सुनते हो तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। ओके, जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपको चार्टर्ड अकाउंट आप सीए कर पाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी प्रोग्रेस है वो लिसनिंग पे डिपेंड कर रही है। ओके, स्पोकन, जब आप स्पोकन कर रहे होते हैं तो आप वही बोल रहे होते हैं जो ऑलरेडी आपके पास होता है, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप कुछ नया सुन रहे होते हो। जब आप लिख रहे होते हो तो आप वही लिख रहे होते हो कि जो आपके पास है, लेकिन जब पढ़ रहे होते हो तो आप कुछ नया गेन कर रहे होते हो। ओके, सो टू गेट समथिंग न्यू यू हैव टू लिसन और यू हैव टू रीड। ओके, तो इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, ओके, यू आर सपोज टू लिसन मोर और यू आर सपोज टू रीड मोर। ओके जी, तो ये बेटा परसुएशन का कॉन्सेप्ट है। परसुएशन में, मोटिवेशन में, इंस्पिरेशन में 3 पॉइंट कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, देखिए उसमें लचक होगी, आपके बोलने में लचक होगी, आपके वर्ड्स में लचक होगी, आपकी सोच में लचक होगी, आपके ख्यालात में लचक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो बात बनेगी, तो ग्रोथ होगी, तो प्रोग्रेस होगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर रिजिडनेस है, अगर आप स्टिफ हो, तो फिर क्योंकि जो चीज़ स्टिफ होती है वो टूट जाती है, उसकी लिमिट होती है, वो उससे आगे नहीं जा सकती, उसमें फल वगैरह भी नहीं लगता, और वो एक नाकामी की निशानी है। ठीक है जी। दूसरा बेटा टैक्ट, अब अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है तो आप इतने इंटेलेक्चुअल हो, इतना आपका माइंड काम करता हो कि यार इस सिचुएशन को कैसे भांप के मैंने इसको कैटर करना है। ओके, हर सिचुएशन को, जैसे आप सिचुएशन ए को डील कर सकते हो वैसे सिचुएशन बी को हैंडल नहीं कर सकते, और जैसे सिचुएशन बी को हैंडल कर सकते सिचुएशन सी को हैंडल नहीं कर सकते। तो हर सिचुएशन को हैंडल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो जो डिफरेंट तरीके हैं दैट्स कॉल्ड द टैक्ट। आप में टैक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमेशा ये कहता है कि आई एम राइट। उसके बाद बेटा मैंने थर्ड आपको लास्ट पॉइंट जो बताया वो लिसन का बताया कि ओके, जितना आप अच्छा सुनोगे
जितना अच्छा आप सुनोगे, ओके, या जितना अच्छा आप गो थ्रू करोगे, रीडिंग करोगे, आप इतना ही जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे। आप खुद देखो कि आपने सीए करना है, ओके, तो सीए करने के लिए आपको दो काम करने हैं, सुनना है, सुनना है, सुनना है, और फिर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा बोलने पे फोकस करोगे, और या आप ज्यादा मतलब लिखना तो अभी आप लिख नहीं पाएंगे, अगर आप ज्यादा बोलने फोकस करेंगे तो फिर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे अनप्रोडक्टिव बातों पे। ठीक है बेटा, सो आई एम डन हियर विद लेक्चर नंबर 20। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। उमर भाई।